इतिहास की जब बात करें तो इतिहास तो बहुत सारे तथ्यों से, उसमें से कई तथ्य सही भी है तो कई तथ्य गलत भी है। इतिहास रोचक कहानियों से भरा हुआ है और उस रोचक कहानियों के आधार पर हम क्या क्या ना जाने कह देते हैं। जब बात आती है घेड़वाल राजा जयचंद की, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जयचंद के बारे में, जयचंद घेड़वाल। और हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। जनरली कई ऐसी यूट्यूब फेसबुक के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं जयचंद घेड़वाल, तो लोग लिख देते हैं कि जयचंद घेड़वाल राष्ट्र विरोधी थे, देशद्रोही थे, जयचंद घेड़वाल गद्दार थे। और आजकल आपने देखा होगा समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको लोग जयचंद की उपाधि दे देते हैं कि ये हमारे समाज के जयचंद है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, जबकि ये सब गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जयचंद घेड़वाल एक बहुत वीर राजा थे, प्रतापी राजा हुआ करते थे, घेड़वाल वंश के राजा हुए थे। और इनका जो समय था 1170 से लेकर के 1194 ईस्वी, जयचंद घेड़वाल राठौड़ों की जो उत्पत्ति हुई है वो घेड़वालों से ही हुई। राठौड़ों की उत्पत्ति राजा थे, इनको बनारस का राजा भी कहते हैं। बनारस का इनको राजा भी कहते हैं। इनका जो साम्राज्य था, जयचंद घेड़वाल का जो साम्राज्य था, वो कहां से कहां तक था। यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बिहार, बिहार और ऊपर चीन के कुछ पड़ोस तक, यहां तक, और इधर चंदेलों के साम्राज्य तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। तो घेड़वालों के शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। और इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जयचंद जो घेड़वाल है बहुत प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार उस समय चंदेलों में परमर्दी देव प्रतापी राजा हुआ करते थे, चौहानों के अंदर पृथ्वीराज चौहान प्रतापी राजा हुआ करते थे, ठीक उसी समय घेड़वालों में भी एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था जयचंद घेड़वाल। आखिर बात यहां आती है कि फिर जयचंद घेड़वाल के द्वारा ऐसा क्या किया गया कि इनको राष्ट्र विरोधी कईयों ने कह दिया। हालांकि इसके तथ्य और इसके प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिले। इतिहास में अगर अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया कि जयचंद घेड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था, निमंत्रण भेजा था, जबकि जयचंद घेड़वाल ऐसा क्यों करेंगे। फिर बात आती है कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने तो फिर वही सारी बातें लिखी लिखी सी बातें उन्होंने भी बता दी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ घटनाक्रम देखिए। जयचंद घेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद घेड़वाल आपस में मौसेरे भाई भी थे, मौसेरे भाई भी थे। तो एक दूसरे से कम भी नहीं थे, सगे मौसी के बेटे भाई थे, तो बराबर ताकत के अंदर, और साम्राज्य भी गजब का था दोनों के पास में। दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे दोनों। और दिल्ली के राजा थे अनंगपाल तोमर, जो इनके नाना जी बताए गए। अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो इनमें पृथ्वीराज चौहान के प्रति ईर्ष्या थी, जो कि स्वाभाविक है और वो होती भी है। आपसी जो राजा थे पास पड़ोस के क्षेत्र पर आक्रमण करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने भी खूब आक्रमण किए, चंदेलों पर आक्रमण किया, सोलंकियों से युद्ध किया और उधर घेड़वालों से युद्ध किया। तो पृथ्वीराज चौहान को हम अपन गद्दार राजा नहीं कह सकते। उस समय ऐसा होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होते थे। तो इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और इधर जयचंद घेड़वाल के बीच साम्राज्य विस्तार को लेकर के युद्ध हुआ था। और साम्राज्य विस्तार के युद्ध में जयचंद घेड़वाल हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जब इस युद्ध में जीते थे, इस हार का बदला लेने की भावना इनके अंदर थी कि कभी मौका मिला तो इस हार का पृथ्वीराज चौहान से बदला लिया जाएगा। लेकिन इतिहास में, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास को रोचक बनाया जाता है, इतिहास में कहानियां जोड़ी जाती है ताकि इतिहास एक रोचक इतिहास बन जाए। और कुछ इतिहासकारों ने इसको रोचक बनाने के लिए कहा कि जयचंद घेड़वाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, और पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण कर देते हैं और अपहरण करके इससे विवाह करते हैं, जो जयचंद घेड़वाल को पसंद नहीं था। जिस बात को लेकर के जयचंद घेड़वाल काफी नाराज हो गए पृथ्वीराज चौहान से।
अधिकतर इतिहासकारों ने इसका खंडन भी किया और कहा कि जयचंद गढ़वाल के संयोगिता नामक कोई पुत्री भी नहीं थी। तो इतिहास को रोचक बनाने के लिए ऐसी कहानियां जोड़ी जाती है। मैं भी इस ऐसी कहानी के ऊपर अपना मत प्रकट नहीं करता हूं। मैंने अधिकतर इतिहासकारों के बारे में यही पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक कहानी है और इस कहानी पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर बात आती है इन तीन इतिहास के उन पात्रों की बात आती है जब पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गढ़वाल और उधर मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देना, किसके द्वारा ना देना? जयचंद गढ़वाल के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का साथ देना। ऐसी स्थिति के अंदर इधर पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंद्र बरदाई, उन्होंने भी आरोप लगा दिया, अबुल फजल ने भी आरोप लगा दिया और कर्नल जेम्स टोड ने भी आरोप लगा दिया कि इन्होंने साथ नहीं दिया। अब फिर आपका साथ क्यों देंगे बताओ? ऐसी स्थिति के अंदर क्यों साथ देंगे जब आपके दोनों के बीच में मित्रता ना होकर के क्या है? शत्रुता है। शत्रुता है, ऐसी स्थिति के अंदर साथ नहीं दिया जाएगा। फिर आपके और मेरे मन में विचार आता है कि साथ देना चाहिए था। वो बाहर से आक्रमणकारी आया था और ये एक मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये दोनों हिंदू थे, मौसेरे भाई थे। ऐसी स्थिति के अंदर जयचंद गढ़वाल को पृथ्वीराज चौहान का साथ देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय आस पड़ोस के क्षेत्र इतने ज्यादा विस्तृत जो होते थे, जितने विस्तृत होते थे उसको अपना वो राष्ट्र मानते थे। जैसे दल पुंगव की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने, अपने आप को विश्व विजेता बताया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको लगा कि मैं क्यों दूं साथ, जब इन्होंने मुझे हराया है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बेटी से ब्याह भी कर दिया है, तो मैं तटस्थ रहूंगा और इसमें किसी भी प्रकार का साथ नहीं दूंगा। तो इन्होंने युद्ध से ये अलग रहे थे, युद्ध से अलग रहे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ तराइन के युद्ध में नहीं दिया। तो हार का ठीकरा किसी के ऊपर तो फोड़ना ही पड़ेगा। किसके ऊपर फोड़े? तो हार का कारण के संयोगिता थी, हार का कारण जयचंद गढ़वाल था, यह भी हो सकता है। जबकि हार का कारण पृथ्वीराज चौहान की कुछ गलतियां भी थी, पृथ्वीराज चौहान की कुछ गलतियां भी थी। अब कहोगे सर क्या गलतियां थी? कि इनको 21 बार हराया, 21 बार लिखा हुआ 23 बार हराया। फिर इतनी बार हराया तो पृथ्वीराज जी आपने इनको माफ क्यों किया? आप इनको एक बार में मार देते, इनको हरा हरा के आप वापस भेज रहे हो। ये भी पृथ्वीराज चौहान को लगा कि कोई दुश्मन अगर हार स्वीकार कर देता है और वो माफी चाहता है तो उसको छोड़ दिया जाए। तो ये भी छोड़ा है। इसको भी इतिहासकार कहते हैं कि ये आपने गलत किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। फिर आप हार का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देते हो कि साहब मेरी हार में जयचंद की भूमिका रही थी, जयचंद ने मेरा साथ नहीं दिया। जबकि और भी आस पड़ोस के क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये साथ क्यों देंगे तुम्हारा, जब आपके इसके साथ में मित्रवत व्यवहार भी नहीं है? तो अगर एक चीज और विचारणीय बिंदु है, कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए बुलाया था। अगर बुलाया होता तो यही मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल को 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में पराजित क्यों करता? जबकि मोहम्मद गोरी को पता था कि जयचंद गढ़वाल तो मेरे अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने तराइन के युद्ध में मेरा साथ दिया है। अब मैं 2 साल बाद में उनको चंदावर के युद्ध में हरा रहा हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो यहां रहा भी नहीं। मोहम्मद गोरी तो चला गया था वापस। पता तो है ना आप सभी को, मोहम्मद गोरी यहां नहीं रहा था। मोहम्मद गोरी तो वापस चला गया जहां कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा करके चला गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर इतिहास को अभी तक सही तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। इतिहास को तोड़ा मोड़ा गया है और तोड़ मोड़ करके इतिहास को मेरे को जब पहली बार ये पढ़ने को मिला, उस समय मैंने भी ऐसा पढ़ा कि जयचंद गढ़वाल एक धोखेबाज थे। और जब धीरे धीरे इतिहास को और गहनता के साथ में पढ़ा तो पता चला कि जयचंद गढ़वाल ने अपनी परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लिया और इधर इन्होंने भी अपने आप को सही साबित करने के लिए आरोप लगा दिए। और इधर मोहम्मद गोरी की बात आती है तो ये तो बाहर से एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया। हाँ, ये अच्छी बात है अगर ये सब एक हो जाते, संयुक्त रूप से लड़ते। ये तो 1194 की बात है, 1500 में भी संयुक्त रूप से नहीं लड़े हैं, 1700 में भी संयुक्त रूप से लड़े नहीं है, तो फिर हम गद्दार किस किस को कहेंगे? ऐसी स्थिति में गद्दार नहीं कह सकते। सब अपने अपने साम्राज्य के रक्षक थे, वीर योद्धा थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान महान योद्धा थे, इनको हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार अपने क्षेत्र के जयचंद गढ़वाल भी एक महान योद्धा रहे हैं।